हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 फिजिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आजकल हम क्लास 12 फिजिक्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। काफ़ी आसान टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उपयोग की भी बात करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने क्रांतिक कोण के बारे में आप लोगों को समझाया था। तो यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखें। यदि आपको क्रांतिक कोण पता रहेगा तभी आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। शुरू करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? देखिए, जैसा कि इससे पहले आप लोगों को बताया गया था क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण में क्या था? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, यह मान लीजिए हमारा क्या है, सघन है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह दूसरे माध्यम में जाने के बाद अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। ऐसा आपने देखा था। इसी में हमने बात किया था कि एक क्रांतिक कोण होता है। यदि यह जो प्रकाश किरण है आपतित हो रही है क्रांतिक कोण पर, यह क्रांतिक कोण कब कहलाएगा? I = C तभी रहेगा जब दूसरी प्रकाश किरण यानी अपवर्तित जो किरण है वो 90 डिग्री पर अपवर्तित हो। अब हम कहते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होगा। यदि हम क्रांतिक का कोण का मान थोड़ा और बढ़ा दें तो क्या होगा? जब थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो ये प्रकाश किरण और भी इधर चली जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो दोबारा से इसे देख सकते हैं। देखिए, इससे पहले जब हमने आप लोगों को बताया था कि सघन से जब विरल में जा रही होती है कोई भी प्रकाश किरण, तो हम क्या करते हैं, ये अविलंब से जाना चाहिए इधर, अविलंब से क्या होती है, दूर हट जाती है। लेकिन यदि इस आपतन कोण को यानी आपतित किरण को और बढ़ा दें और इधर से डालें तो ये प्रकाश किरण और ऐसे चली जाएगी। फिर एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिससे ये सीधे 90 डिग्री का कोण बना लेगा। और उसी समय हमने इसको बोला था कि ये जो आपतन कोण आई है वो C के इक्वल हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा तब। और भी अगर बढ़ा दें हम इस प्रकाश किरण को और यहाँ पर बढ़ा देंगे तो प्रकाश किरण क्या होगा, विपरीत, मतलब 90 अंश का भी कोण नहीं बनाएगा, यानी दूसरे माध्यम में बिल्कुल ना जाकर वो सीधे उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इस प्रकार की घटना को ही हम क्या कहेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बढ़ा दिया जाए, अभी तो ये क्रांतिक कोण है, यदि हम और बढ़ा दें तो प्रकाश किरण क्या होगा, इस माध्यम में नहीं जाएगी, इधर जाना चाहिए, यहाँ पर नहीं जाकर वो क्या होगा, पूरा का पूरा प्रकाश किरण उसी माध्यम में लौट जाएगा। तो इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। चाहें तो इस परिभाषा को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखें, यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए तो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में बिल्कुल नहीं जाती तथा पूर्ण प्रकाश
पूर्ण या हम कह दें संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन। अब इसमें एक टॉपिक आता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या क्या शर्तें हैं, तो इसे भी देख लेते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं, ठीक है। यहीं पर हम ये बनाएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। यहाँ पर शर्तें पूरा आप यहाँ पर और हेडिंग को बढ़ा लीजिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें। तो दो शर्तें हैं, 2 शर्तें हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। नंबर 1, पहली बात कि प्रकाश किरण हमेशा क्या होनी चाहिए, सघन से विरल में जानी चाहिए। अगर सघन से विरल में जाएगा तभी तो ये अभिलंब से दूर हटेगा, और हम इसका मान बढ़ाएंगे तो ये प्रकाश किरण और ऐसे उठती हुई चली जाएगी। तो पहली शर्त ये है कि प्रकाश सघन से विरल में जानी चाहिए, प्रकाश सघन से विरल में जानी चाहिए। ये पहली बात हो जाएगी। और दूसरी बात ये होगी, प्रकाश यहाँ आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, यानी आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। जब ये क्रांतिक कोण से बड़ा होगा तभी ये इधर जाएगा, ठीक है। अगर क्रांतिक कोण पर ही रहेगा तो ये 90 डिग्री रहेगा। इधर परावर्तित होने के लिए इसे थोड़ा सा और नीचे आना चाहिए, झुकना चाहिए। अब इसके उपयोग देखेंगे, इसकी कौन कौन सी घटनाएं हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे उपयोग, यूजेस। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या क्या उपयोग हैं। उपयोग पहला ये है कि हमारा रेगिस्तान में मरीचिका, पहला उपयोग है रेगिस्तान में मरीचिका। तो रेगिस्तान में मरीचिका क्या होता है। रेगिस्तान में आप लोग यदि गए हैं तो रेगिस्तान में होता क्या है कि दूर स्थित यदि कोई पेड़ है तो वो उल्टा दिखाई देता है, या फिर रेगिस्तान के जो बालू होते हैं वो गर्मियों में बहुत चमकदार होते हैं, जिससे हमें या व्यक्ति को ये लगता है कि उस स्थान पर, उस चमक को देखकर ये लगता है कि उस स्थान पे पानी है। और उस स्थान पे जब पानी है तो वहाँ व्यक्ति वह जाता है पानी को लेने के लिए, तो वहाँ पर वह पानी नहीं होता है, क्योंकि वह तो चमक है ना, तो वहाँ पर कैसे दिखाई देगा। और रेगिस्तान में ये वस्तुएं हमें उल्टी दिखाई देंगी, जब पानी दिखाई देगा तो वहाँ पर विपरीत तरीके से दिखाई देगा। और मरीचिका शब्द का अर्थ है मृग, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी की कहानियों में सुना होगा, कस्तूरी कुंडल बसै मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाई। अर्थात कस्तूरी कुंडल बसै, यानी कस्तूरी
मृग के नाभि में एक पदार्थ होता है कस्तूरी, जो बहुत ज़्यादा महकता है। उसे ढूंढने के लिए वह मृग जो होता है पूरे वन वन भटकता है, लेकिन वो तो उसी के पास रहता है, वो दिखाई नहीं देता है। जब तक उसकी महक बरकरार रहती है तब तक वह मृग पूरे वन में भटकता रहता है। जैसे जैसे उसकी महक कम होती जाती है उसे लगता है कि अब वो हमें नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से उसकी तुलना रेगिस्तान में मरीचिका से की गई है कि रेगिस्तान में भी ऐसे ही पानी को व्यक्ति ढूंढता रहता है, लेकिन उसे कभी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में वो तो चमक है, पानी तो है नहीं, इसलिए प्राप्त नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक ऐसे लाइन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोई वृक्ष है। ठीक है, इस तरह से कोई पेड़ है। तो रेगिस्तान में जब गर्मी होता है तो गर्मियों के दिनों में ये जो बालू है, रेत है, वो बहुत ज़्यादा तप्त हो जाता है। इसी वजह से उसके उस सतह के समीप की जो वायु होती है, वायु की परत होती है, वो अधिक गर्म हो जाती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे कम गर्म हो जा। रेत के समीप की वायु सबसे ज़्यादा गर्म, उसके बाद के वायु उससे कम गर्म, उससे ऊपर थोड़ा और कम गर्म होगा। ठीक है, इसी तरह से ऐसे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वायु क्या होगा, कम गर्म होता जाएगा। अब आप एक बात बताइए कि आपको पता होगा कि जब किसी भी पदार्थ को हम ताप देते हैं तो उसके अणुओं के बीच अंतराणु अवकाश बढ़ जाता है। यानी जो समीप की वायु है वो क्या होगी, गर्म होती है। गर्म होने के साथ साथ उनके अणुओं के बीच अंतराणु अवकाश भी बढ़ जाते हैं। जब अंतराणु अवकाश बढ़ जाते हैं तो वह जो वायु होती है वो अपेक्षाकृत विरल हो जाती है, और इससे ऊपर की वायु क्या होगी, थोड़ी कम गर्म रहेगी, तो वह कम विरल होगा, अर्थात सघन होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, विरल है, और इससे ये कम विरल होगा, कम विरल रहेगा, और ऐसे ऐसे ये भी क्या होगा, और कम विरल रहेगा, अर्थात ये क्या होगा, सघन रहेगा। तो जब प्रकाश किरण मान लीजिए इस वस्तु से यहाँ से चलती है, मान लीजिए यह प्रकाश किरण आकर इस परत में जब पहुँची तो प्रकाश किरण जहाँ पर मान लीजिए इस परत पर टकराया तो यहाँ से क्या होगा, ये हमारा सघन है, तो अभिलंब की ओर क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है, अपेक्षाकृत ये वायु ज़्यादा सघन है तो इससे ये क्या होगा, इससे ऊपर और सघन है तो ये विरल माना जाएगा, तो प्रकाश किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हटेगी। ध्यान दीजिएगा, ये ज़्यादा सघन है, अधिक सघन, अधिक है, अधिक सघन से क्या होगा, जब विरल में जाएगा तो यहाँ से अभिलंब से दूर हट जाएगा। फिर यहाँ पर भी इस परत में भी अगर हम क्या करें, एक अभिलंब खींचें तो ये और दूर हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से क्या हो रही है, विरलता बढ़ रही है, तो विरल हो जाएगा। फिर इसमें जब जाएगा तो यहाँ से जब प्रकाश किरण आगे बढ़ना चाहेगा, इस परत में जाना चाहेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा विरल है ना, सबसे अधिक गर्म था तो और ज़्यादा विरल है। तो विरल है इसलिए प्रकाश किरण क्या होगी, इसमें बिल्कुल ना जाकर इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने लगेगा। और अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, इस जगह पर खड़े हुए किसी व्यक्ति को ये प्रकाश की जो किरण है वो यहाँ से आती हुई नजर आएगी। जब व्यक्ति प्रकाश किरण को यहाँ से आते हुए देखेगा तो उसे लगेगा इस वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, तो यह वस्तु इसको उल्टी दिखाई देगी। ठीक है, यह पेड़ जो होगा इसको उल्टा दिखाई देगा। तो ये एक पहला रीजन है कि रेगिस्तान में मरीचिका। अब हम इसमें दूसरा टॉपिक करेंगे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम इसे मिटा दे रहे हैं, अब इसे मिटा देंगे। हमें लगता है कि ये सब आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नोट्स भी बना लेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दूसरा हमारा जो उपयोग है वो है
प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश में इसे हम कहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो प्रकाशिक तंतु क्या होता है, इसमें एक बेलनाकार नली होती है, इस तरह से एक बेलनाकार नली होती है। इसका उपयोग, देखिए प्रकाशिक तंतु एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम प्रकाशिक संकेतों तथा ध्वनि संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का कार्य करते हैं, वो भी किसकी मदद से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मदद से। ये एक बेलनाकार पाइप होती है, ठीक है, इसके ऊपर इस तरह से आवरण चढ़ा हुआ होता है, दोनों तरफ इस तरह से आवरण चढ़ा रहता है। जब प्रकाश किरण इसमें एक बार प्रवेश करती है, देखिए क्रांतिक कोण से अधिक होता है तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ये तो आप लोगों ने समझ ही लिया होगा। तो प्रकाश किरणों को क्या किया जाता है, इसमें क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित करवाया जाता है, और एक बार जब यह आपतित हो जाती है क्रांतिक कोण से अधिक पर, तो इसका परावर्तन यहाँ पर होता है। फिर ये क्या होता है, फिर यहाँ से परावर्तित हो जाती है, और आप जानते हैं आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो जितने कोण पर ये यहाँ पर आपतित होगी उतने ही कोण पर परावर्तित, फिर ऐसे आपतित परावर्तित आपतित परावर्तित, और ये बाहर उसी कोण पर क्या होती है, निकल जाती है। तो इस तरह से ये बहुत स्मूथ होता है, चिकना होता है, इसलिए प्रकाश संकेत या फिर ध्वनि संकेत जब इस पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर क्या होता है, आपतित होता है, तो वो बिना ऊर्जा क्षय किए हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंच जाता है। इस प्रकार ध्वनि संकेतों को या प्रकाशिक संकेतों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं, ऐसा ही किया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि सड़कों के बगल में विभिन्न प्रकार की कंपनियां खुदाई कर देती हैं और उसमें पाइप डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ध्वनि संकेतों को और प्रकाशिक संकेतों को इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे पर उस पाइप के माध्यम से भेजा जा सकता है। अब इसके बाद हम समझेंगे तीसरा, ऐसा ही हीरे के लिए, हीरे में चमक, हीरे में अधिक चमक क्यों होती है, इतनी ज़्यादा? देखिए प्रकृति में पाया जाने वाला जो हीरा है वो इतना चमकदार नहीं होता है। हीरे की चमक में हीरे को तराशने वाले कारीगर की अधिक भूमिका होती है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ये जान लें कि हीरे, या ऐसे लिखें, हीरा और वायु का अपवर्तनांक 24.4 डिग्री के बराबर होता है, इतना हीरे और वायु का अपवर्तनांक होता है। अब हीरा तराशने वाला इस बात का ध्यान रखता है कि हीरा तो आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, इस तरह से डायमंड बना हुआ होता है और इसमें इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स के टाइप के कोरें बनी होती हैं। तो प्रकाश किरणों को ऐसे, मतलब इस तरह से तराशा जाता है, इसे काटा जाता है कि प्रकाश की किरणें इसमें जब प्रवेश करें तो इस क्रांतिक कोण, हीरे तथा वायु का अपवर्तनांक कितना है, क्रांतिक कोण इतना होता है, अपवर्तनांक नहीं, वायु का क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण इतना होता है। तो जो प्रकाश किरण हो वो हमेशा 24.4 से अधिक कोण पर ही इसमें आपतित हो, और जब एक बार इससे अधिक पर आपतित होगा अर्थात क्रांतिक कोण से, उस आपतन कोण का मान ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वो प्रकाश किरण क्या होगी, बाहर नहीं जाएगी, वो क्या होगा, इस कोण से टकरा कर अगले कोण पे, उस कोण से इस कोण पर, इस कोण से इस कोण पर टकराता रहेगा अंदर, और उसमें क्या करेगा, जब ढेर सारा प्रकाश परावर्तित होगा तो उसमें क्या होती है, चमक आ जाती है। इस प्रकार से
पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना का उपयोग करके हीरे में अधिक से अधिक चमक को बिखेरा जाता है। और आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में देखा ही होगा कि गर्मियों में सड़क पर ऐसा लगता है कि पानी बिखरा हुआ है, मतलब यहाँ पर पानी डला है या बारिश हुई है, लेकिन जैसे जैसे आप उसके समीप जाते हैं तैसे तैसे वो चमक गायब हो जाती है, अर्थात वहाँ पानी दिखाई नहीं देता है। तो यह भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना है। तो काफ़ी आसान सा टॉपिक था, इसमें हमने पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझ लिया है, इसके उपयोग भी समझ लिए हैं। यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें यदि कोई कमी रह जाए तो, यदि कोई टॉपिक में कोई दिक्कत रहे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।